अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अनस एंड वेलकम टू एएम फिजियोस। आज हम बात करेंगे कि हमारे क्लिनिकल्स में मोस्ट फ्रीक्वेंटली पाए जाने वाले एक पैथोलॉजी के बारे में, जिसे हम कहते हैं शोल्डर इम्पिंजमेंट। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम अपने शोल्डर इम्पिंजमेंट की बात करें तो इसे हम बेसिकली डायग्नोस के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम पेशेंट की कंडीशन को देखें और इसका पॉइंट ऑफ व्यू हम एज ए पैथोलॉजी के बजाय क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स पर शिफ्ट कर दें तो ये टर्म बेसिकली ज़्यादा अप्रोप्रिएट साबित होगी। अब वीडियो स्टडीज़ में जब देखा गया तो हमें इसकी अंडरलाइन पैथोलॉजी के डिफरेंट काजेज मिले, जिसमें हमारे पास रोटेटर कफ पैथोलॉजीज आ गई, बाइसेप पैथोलॉजीज आ गई, स्कैपुलर डिस्कनेसिस आ गया, स्लैब लेजेंस आ गया, शोल्डर इंस्टेबिलिटी आ गई और ग्लिनो-ह्यूमरल इंटरनल रोटेशन डेफिसिट, जिसे हम बेसिकली ग्रिड भी कहते हैं। तब इन तमाम कंडीशंस को देखा गया तो इसकी बेस पर हमें इम्पिंजमेंट के सिम्टम्स मिले। अब जब लिटरेचर को रिव्यू किया गया तो लिटरेचर्स में हमें इसकी बेसिकली टू टाइप्स मिली, जिसे हम कहते हैं सब एक्रोमियल और द एक्सटर्नल इम्पिंजमेंट, और दूसरी होती है इंटरनल इम्पिंजमेंट। और यहाँ पर एक बात जहन में रहे कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये इंक्रोचमेंट की बेसिस पे होते हैं। इंक्रोचमेंट का मतलब होता है कि तजावज़ कर जाना किसी चीज़ का, अब उसकी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हो जाना या उसकी ज़रूरत से ज़्यादा काम कर लेना। अब जब हम देखते हैं कि सब एक्रोमियल और इंटरनल इम्पिंजमेंट को, तो इसमें क्या होता है कि इसमें मैकेनिकल इंक्रोचमेंट हो जाती है हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ की, लाइक बर्सा हो गया, रोटेटर कफ टेंडन हो गया। और अब इनकी इंक्रोचमेंट होती किस जगह पर है, मतलब कि इनकी साइट कौन सी होती है? इनकी साइट होती है हमारे पास ह्यूमरल हेड और एक्रोमियल आर्च। और यहाँ पर पेशेंट को बेसिकली पेन फील होती है उसकी एक्टिव अबडक्शन में, मिड रेंज में जाके, जिसे हम बेसिकली कहते हैं पेनफुल आर्च। मतलब हमने पेशेंट को ये कहना होता है कि आप करें अबडक्शन, तो अबडक्शन के नतीजे में पेशेंट को अपनी मिड रेंज में जाके पेन फील होती है, जिसे हम कहते हैं पेनफुल आर्क। अब हम अपने इंटरनल इम्पिंजमेंट को देख लेते हैं। इंटरनल इम्पिंजमेंट में अब हमारे क्या होता है कि रोटेटर कफ का जो टेंडन होता है उस पर इंक्रोचमेंट होती है। अब ये रोटेटर कफ की टेंडन पर इंक्रोचमेंट कहाँ पे होती है? बिटवीन हमारे ह्यूमरल हेड पर और ग्लिनार्ड रिम के दरमियान पर। और इसकी मज़ीद आगे टू टाइप्स पाई जाती है, जिनमें आता है अंटीरियर सुपीरियर ग्लिनार्ड इम्पिंजमेंट, पोस्टीरियर सुपीरियर ग्लिनार्ड इम्पिंजमेंट। अब अगर हम बात करें अंटीरियर सुपीरियर ग्लिनार्ड इम्पिंजमेंट की, तो इसमें क्या होता है कि डीप सरफेसिस पर टियर हो जाता है। किसकी डीप सरफेसिस पर? सबस्कैपुलरिस की। और उसकी वजह से यहाँ पर इंट्रैपमेंट होती है इंटीरियर सुपीरियर ग्लिनार्ड रिम पर और ह्यूमन हेड के दरमियान। और पेशेंट को फ्लेक्शन और इंटरनल रोटेशन के दरमियान पेन आती है। और अब हम देख लेते हैं पोस्टीरियर सुपीरियर ग्लिनार्ड इम्पिंजमेंट। पोस्टीरियर सुपीरियर ग्लिनार्ड इम्पिंजमेंट में क्या होता है कि इसमें हमारे सुप्रा और इंफ्रास्पाइनेटस के टेंडन पर इंक्रोचमेंट होती है। अब होती किस जगह पर है? ग्रेटर ट्यूबरकल्स ऑफ द ह्यूमरस एंड द पोस्टीरियर सुपीरियर रिम ऑफ द ग्लिनार्ड पर। और पेशेंट को जब पेन होती है मैक्सिमली एक्सटर्नल पोजीशन में, मतलब कि हमारा शोल्डर मैक्सिमली एक्सटर्नल रोटेशन में होगा, हॉरिजॉन्टल एबडक्शन में होगा, और अगर इसमें थोड़ी सी सर्टेन अमाउंट ऑफ एबडक्शन भी ऐड कर ली जाए तो इस पोजीशन में पेशेंट को पेन होगी। बेसिकली हम अगर ये कह लें कि ओवरहेड थ्रो के दरमियान पेशेंट को पेन फील होती है, तो ये होगी हमारे पास पोस्टीरियर सुपीरियर ग्लिनार्ड इम्पिंजमेंट। ये तो थी हमारे पास इंक्रोचमेंट की बेसिस पर इम्पिंजमेंट।
लेकिन अगर हम इससे हट के फंक्शनल प्रॉब्लम्स की बेसिस पर या प्रॉब्लम की बेसिस पर अपने इन्फिंजमेंट को डिवाइड करें तो ये इन्फिंजमेंट अगेन प्राइमरी और सेकेंडरी इन्फिंजमेंट में डिवाइड हो जाएगी। अब प्राइमरी इन्फिंजमेंट में क्या होता है कि डिसफंक्शंस हो जाती है स्ट्रक्चरल नैरोइंग की वजह से, मतलब कि हमारे स्ट्रक्चरल नैरोइंग हो जाती है। अब ये स्ट्रक्चरल नैरोइंग की होती है सब अक्रॉमिक क्लेविकुलर आर्थोपैथी की वजह से, मतलब कि हमारा जो स्ट्रक्चरल पैथोलॉजीज आती हैं उसकी वजह से हमारा जो आर्क होती है सब अक्रॉमिक आर्च होती है वो 1 या 2nd या 3rd टाइप में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब कि हमारी जो आर्च होती है वो फ्लैट, कर्व्ड या हुक्ड टाइप हो जाती है। और जब ये स्ट्रक्चर डिफॉर्मिटीज़ आती हैं तो इस स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज़ की वजह से वहाँ पर इम्पिंज हो जाता है जो स्ट्रक्चर्स वहाँ से पास आउट होने होते हैं। और फिर आती है सेकेंडरी। अब इस सेकेंडरी में क्या होता है कि हमारी स्ट्रक्चर अबनॉर्मेलिटीज़ तो कोई नहीं होती, लेकिन हमारे फंक्शनल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब ये फंक्शनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि हमारी स्पेसिफिक पोजीशंस की वजह से। अब ये स्पेसिफिक पोजीशन सब अक्रॉमिक स्पेस पर आती है और इसकी वजह से बाज़ औक़ात हमारा ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट भी इन्वॉल्व हो जाता है। अगर अब हम इन सारी नॉलेज को कंसाइज करें और इमेजिन करें कि हमारे पास कोई पेशेंट आया जिसमें इन्फिंजमेंट के साइंस थे, तो हम अपनी तमाम नॉलेज को जो इंफॉर्मेशन हमने गैदर की है उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पर हम उस पेशेंट में ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसमें इन्फिंजमेंट है कि नहीं, मतलब कि हम उसमें करेक्टली इन्फिंजमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसके लिए कूल एट आल ने 2008 में एक एल्गोरिथम टेबल भी बनाया था क्लिनिकल्स के लिए, ताकि वो इजीली अपने पेशेंट में इन्फिंजमेंट को आइडेंटिफाई कर सके। अब ये जो एल्गोरिथम टेबल था ये डिफरेंट क्लिनिकल एग्जामिनेशन टेस्ट की बेसिस पर हमें रिजल्ट देता था और इसी के ही बेसिस पर हमें ये पता चलता था कि जो पेशेंट आया हमारे पास उससे रोटेटर का पैथोलॉजी है या बाइसेप पैथोलॉजी है, इसी के यहाँ स्कैपुलर डिस्किनेसिस है, शोल्डर इंस्टेबिलिटी है, या उसे स्लैब लेजन है या ग्रेट प्रॉब्लम्स है। तो ये था शोल्डर इन्फिंजमेंट का इन डेप्थ व्यूज़। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपका किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जिस पर लाइव चैट के थ्रू आप हमें किसी भी किस्म का कोई भी सवाल पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।